टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज जो हमारी जो नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास है उसके अंतर्गत हम लवणों के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? लवण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बारे में देखो, जैसे लवण की जो परिभाषा है, साथ में इसकी जो रासायनिक क्रिया है उसके बारे में हमने पहले ही स्टडी कर ली है। ठीक है ना, कि लवण क्या होते हैं, कि अम्ल क्षार आपस में क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? लवण और जल का निर्माण करते हैं। वो क्या कहलाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहलाती है। इसमें हमने देखा अम्ल क्षार में ये अभिक्रिया हमने पढ़ ली थी, HCl प्लस NaOH किसका निर्माण होता है? NaCl प्लस H2O, ये निर्माण हो जाता है। यह जो अभिक्रिया होती है, कौन सी अभिक्रिया होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। इसमें क्या क्या अभिक्रिया कर रहे हैं? एक तो कर रहे हैं HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक तो HCl का मतलब क्या हो रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये है NaOH यानी क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये है NaCl सोडियम क्लोराइड यानी लवण प्लस जल, इसका निर्माण हो जाता है। ये हमने अध्ययन कर लिया था। ठीक है, साथ ही हमने अध्ययन किया कि इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी होती है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? ऊष्माक्षेपी यानी अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाफल या उत्पाद में, एक बार इधर देखना आप कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे इसके दो पार्ट हो गए, एक तो बायां भाग और एक कौन सा भाग हो गया? दायां भाग। जो बायां भाग होता है वो तो होता है क्रियाकारक, या जिसे बोलते हैं अभिकारक, यानी जिसमें अभिक्रिया होती है उसे बोलते हैं क्रियाकारक या अभिकारक। और जो बनता है, यानी तीर के निशान के इधर पाया जाता है, उसके यदि हम बात करें उससे बोलते हैं क्रियाफल, या इसे क्या बोल सकते हैं? उत्पाद भी कहा जा सकता है, यानी जो बनता है। ठीक है ना, यानी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाफल या उत्पाद बनते समय ऊष्मा क्या होती है? बाहर निकलती है। उसे कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया कि यह जो अभिक्रिया होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया भी होती है, साथ ही यदि हम बात करें ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी होती है। अब देखो, जैसे हम बात करें कि यदि परबल अम्ल है, एक बार आपको समझना है कि अम्ल कैसा है? परबल है। परबल अम्ल है और परबली क्या है? क्षार है। परबल अम्ल व परबल क्षार है, तो उस स्थिति में जो लवण बनेगा वो लवण कैसा होगा? उदासीन होगा। लवण कैसा बनेगा? उदासीन बनेगा। लवण उदासीन प्रकृति का होगा। ठीक है ना। लेकिन यदि हम बात करें अम्ल तो कैसा है? परबल अम्ल है। और क्षार कैसा हो? मान लो दुर्बल क्षार है। क्षार कैसा है? दुर्बल क्षार। तो उस स्थिति में जो भी बनेगा लवण, वह लवण कौन सी प्रकृति का बनेगा? अम्लीय प्रकृति का बनेगा। जो प्रबल होगा उसी प्रकृति का बनेगा। लवण किस प्रकृति का बनेगा? अम्लीय प्रकृति का, यानी अम्लीय लवण होगा। ठीक है ना। और यदि हम बात करें अम्ल तो कैसा हो? दुर्बल हो। दुर्बल अम्ल हो प्लस क्षार कैसा हो? प्रबल हो। प्रबल क्षार हो, तो उस स्थिति में जो लवण बनेगा वो किस प्रकृति का बनेगा? क्षारीय, यानी क्षारीय लवण होगा। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है जो प्रबल रहेगा वो उसी प्रकार से लवण रहेगा। जैसे हम बात करें कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, तो उदासीन लवण बनेगा। ठीक है ना। और यदि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार है तो अम्लीय लवण बनेगा। ठीक है ना। और दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार है तो क्षारीय लवण बनेगा। ठीक है ना। तो इसके बाद में समझ गए होंगे। इसके बाद में हम ये चीजें लिखेंगे, यानी ये वाक्य लिखना है। ठीक है, तो इसके बाद में हम क्या लिखेंगे कि प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार मिलकर उदासीन लवण का निर्माण करते हैं। हम लिखेंगे प्रबल अम्ल प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार मिलकर कैसी प्रकृति दर्शाते हैं? उदासीन प्रकृति, यानी लवण कैसा बनाएंगे? उदासीन। उदासीन
लवण बनाते हैं। ठीक है, लेकिन यदि हम बात करें परबल अम्ल, परबल अम्ल व दुर्बल क्षार मिलकर क्या करते हैं, अम्लीय लवण बनाते हैं। लवण तो होगा लेकिन कैसा होगा, अम्लीय लवण। अम्लीय लवण बनाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार क्या हो, दुर्बल अम्ल, अब क्षार क्या हो जाएगा, परबल। दुर्बल अम्ल व परबल क्षार मिलकर दुर्बल अम्ल व परबल क्षार मिलकर क्षारीय लवण बनाते हैं। समझ गए? कहने का मतलब यह है जो परबल रहेगा उस प्रकृति का ही क्या बनेगा, लवण बनेगा। पहली कंडीशन में परबली अम्ल है और परबली क्या है, क्षार है, तो परबल क्या हो जाएगा, उदासीन लवण बन जाते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या है, परबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है, तो परबल क्या बन जाएगा, लवण जो है कौन सी प्रकृति का, अम्लीय प्रकृति का, तो अम्लीय लवण का निर्माण हो जाता है। तीसरी कंडीशन में क्या है कि दुर्बल अम्ल है, परबल क्षार है, तो लवण कौन सी प्रकृति का बन जाता है, क्षारीय लवण हो जाता है। अब देखो जैसे हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, हम बात करते हैं जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सबसे ज्यादा अम्लीय होता है। इसकी जो अभिक्रिया ये है परबल अम्ल, इसकी अभिक्रिया मान लो किसी दुर्बल क्षार से यदि करवा दिया जाए, दुर्बल क्षार है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसकी यदि हम बात करें तो इसका जो H है, ठीक है ना, वो किसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, जो इसका जो H है वो किसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, OH के साथ। एक मिनट उतारना मत, एक बार समझ लेना, ये H प्लस, ये Cl माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये H प्लस किसके साथ चला जाएगा, OH माइनस के साथ, तो किसका निर्माण हो जाएगा, जल का निर्माण हो जाएगा। और NH4 है वो किसके पास आ जाएगा, माइनस Cl के पास, तो किसका निर्माण हो जाएगा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। और यह जो लवण होगा वो कौन सी प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का, क्योंकि परबल यहां पर क्या है, अम्ल है, तो यहां पर लिखेंगे हम अम्लीय लवण। यहां पर क्या हो जाएगा, अम्लीय लवण, प्लस साथ में किसका निर्माण हो जाएगा, H2O, जल का निर्माण हो जाएगा। अब इसको उतार सकते हैं, ठीक है ना, यानी क्या है कि परबल तो क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और दुर्बल क्षार क्या है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो उस स्थिति में किसका निर्माण हो जाता है, NH4Cl, क्या बन जाता है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, जो अम्लीय लवण है, और साथ में किसका निर्माण हो जाता है, H2O का निर्माण हो जाता है। ऐसे ही देखो जैसे हम बात करें दुर्बल तो अम्ल ले, दुर्बल अम्ल की बात करते हैं CH3COOH, जिसे बोलते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड या सिरका, जिसका उपयोग अचार जो मुरब्बे होते हैं उन्हें परिरक्षित करने में किया जाता है। CH3COOH, ये तो क्या है, दुर्बल अम्ल है। परबल अम्ल की क्षार की यदि हम बात करें तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या है, परबल क्षार है। यदि परबल क्षार और दुर्बल अम्ल यदि आपस में क्रिया करेंगे तो उस स्थिति में परबल क्या बन जाएगा, मतलब कहने का मतलब क्षारीय लवण का निर्माण हो जाएगा। लवण तो बनेगा लेकिन क्षारीय लवण होगा। अब इसको डिवाइड करना चाहिए। देखो जैसे हम बात करें, एक बार समझना है, H प्लस CH3COO, ये क्या हो जाएगा, माइनस। इसके बाद में हम बात करें Na प्लस और इसको डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, OH माइनस। यानी कहने का मतलब ये है जो क्षार होते हैं वो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। अम्लों की यदि हम बात करें, अम्लों का जो जलीय विलयन होता है वो क्या देता है, H प्लस आयन देता है। एक बार इधर देखना है कि ये इसके साथ क्रिया करेगा, Na प्लस है वो CH3COO के साथ क्रिया करेगा और किसका निर्माण हो जाएगा, CH3COONA, इसे बोलते हैं सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट जो क्या है, एक क्षारीय लवण है, इसे लिखेंगे क्षारीय लवण, ठीक है।
और इसके साथ हम बात करें H प्लस, वो किसके साथ क्रिया करेगा, OH माइनस के साथ, और किसका निर्माण हो जाएगा, H2O का निर्माण हो जाएगा, यानी जल का निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना। ये हमारी जो अभिक्रिया ये है कि यहाँ पर अब क्या लिखना है, H2O। हमारी जो रिएक्शन या अभिक्रिया क्या है कि अम्ल और क्षार यदि आपस में क्रिया करते हैं तो उस स्थिति में किसका निर्माण हो जाता है, लवण व जल का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, लवण व जल का निर्माण हो जाता है। ठीक है। अब देखो जैसे हम बात करें कंडीशन ये कि मान लो इस प्रकार से आ जाएगी, कोई प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार यदि क्रिया कर रहा है तो वो कैसा बनेगा, अम्लीय लवण, यानी प्रबल जो रहेगा उसी प्रकार की लवण की प्रकृति होगी। जैसे इसमें दे रखा ये क्या है, CH3COOH, यह एसिटिक एसिड या सिरका जिसका उपयोग किया जाता है अचार जो मुरब्बे होते हैं उन्हें परिरक्षित करने में किया जाता है, जिससे वो लंबे समय तक खराब नहीं होते। ये क्या है, दुर्बल अम्ल है, और जो दुर्बल मैंने पहले बताया कि चाहे दुर्बल अम्ल हो या दुर्बल क्षार हो, उनको हम खाद्यान्न के रूप में काम में ले सकते हैं, यानी खाने के काम में लिया जा सकता है। बल्कि जो प्रबल जो होते हैं उनमें संसारण का गुण पाया जाता है। संसारण का गुण का मतलब क्या है कि इस प्रकार का जो गुण होता है वो उसमें क्या करता है कि अम्ल हो या जो क्षार हो या किसी प्रकार का जो विलयन हो या कोई भी जो पदार्थ हो त्वचा को या वस्त्र को यदि नष्ट कर दे तो वह गुण क्या कहलाता है, संसारण का गुण कहलाता है। ठीक है ना। तो यहाँ देखो जैसे हमने अब तक जो पढ़ाया है वो क्या पढ़ाया कि क्षारीय लवण हो गया या फिर अम्लीय लवण हो गया। इसके बाद में देखो जैसे हम बात करें कि जो लवण होते हैं वो क्या होते हैं, क्रिस्टल होते हैं। लवण क्या होते हैं, क्रिस्टल प्रकृति के होते हैं। ठीक है ना। फिर देखो जैसे हम बात करें क्रिस्टल प्रकृति के होते हैं और प्रत्येक जो क्रिस्टल होता है उसमें क्या पाया जाता है, क्रिस्टलीय जल पाया जाता है। ये उतार लिया होगा एक बार आपने। ठीक है। अब देखो इसके बाद में आगे हम देखेंगे कि जो भी लवण की हम बात करते हैं वो क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं, उसमें क्रिस्टल पाया जाता है और उन क्रिस्टलों में क्या पाया जाता है, क्रिस्टलीय जल पाया जाता है। जो क्रिस्टल होते हैं उसमें क्रिस्टलन जल पाया जाता है। और क्रिस्टलन जल क्या होता है, इसकी परिभाषा की हम बात करें तो लवण के इकाई सूत्र को लिखने में, जैसे इकाई सूत्र हम लिख रहे हैं तो उस स्थिति में जल के अणुओं की जो क्या पाई जाती है, निश्चित संख्या जुड़ी होती है। हम बात करें कि लवण के इकाई सूत्र को लिखने में जब हम लिखते हैं उस समय जल के अणु की जो निश्चित संख्या पाई जाती है उससे क्या कहा जाता है, क्रिस्टलन जल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, जैसे अभी आपको केवल समझना है, जैसे Na2CO3.10H2O, इसकी देखो जैसे हम बात करें यह है सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट 0.10H2O। ठीक है ना। यानी इसका मतलब इसमें क्रिस्टलन जल की जो मात्रा है, सोडियम कार्बोनेट का जो इकाई जो अणु है उसमें क्रिस्टलन जल कितना जुड़ा हुआ है, 10 अणु क्रिस्टलन जल का जुड़ा हुआ है। इसका जुड़ा हुआ है 10 अणु क्रिस्टलन जल का। यह है सोडियम कार्बोनेट, दावन सोडा, जिसको कपड़े धोने में काम में ले सकते हैं या साबुन व अपमार्जक उद्योग में काम में लिया जाता है। इसी प्रकार से हम बात करें फिटकरी होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 0.24 H2O। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 0.24 H2O। ये किसका रासायनिक सूत्र होता है, फिटकरी का। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 0.24 H2O, ये किसका सूत्र होता है, फिटकरी का सूत्र होता है। इसका जो एक अणु है उसमें कितने अणु जल के पाए जाते हैं, 24 अणु जल के पाए जाते हैं, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही।